जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एडवर्टीज़मेंट 51 के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाहे आपने तैयारी शुरू कर दी है या आप अभी तैयारी आपने शुरू नहीं की है, आपको तैयारी करनी है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। देखिए, एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, तो अगर आपने तैयारी शुरू भी नहीं की है तो आपके पास में पर्याप्त टाइम है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे डायरेक्शन में शुरू करिए और आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। इसी को देखते हुए ये वीडियो एक प्रयास है आप सभी लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए, और इस वीडियो में मेरे द्वारा बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ें कवर करनी है और किस तरीके की जो है चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए आपको बताएंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। अब देखिए, ये जो मैंने आज सैंपल लिया है ये 1757 से 1857 के बीच का टाइम पीरियड है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो, और चाहे आप अगर यूपीएचईएससी की बात करें तो जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। हमारी अगर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को देखें तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको फोकस रखना है 18th सेंचुरी इंडिया पे फोकस रखना है आपको। 18th सेंचुरी इंडिया का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 1701 से लेके 1800 तक, और इसमें भी आपको जो 1757 का पीरियड है, 1757 के बाद का जो पीरियड है जहाँ पे आपकी बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, तो उसके बाद का जो पीरियड है 1800 तक का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कवर कैसे करना है आपको। तो देखिए, एक चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि जो यूरोपियंस पावर्स थी उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, मतलब उनकी जो एंट्री हुई थी वो किस क्रोनोलॉजी में एंटर किए थे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि PDEDF, तो ये अगर आपको निमोनिक्स याद है, मतलब शॉर्ट फॉर्म याद है PDEDF, इस तरीके से ही देखो आपको तैयारी करनी होती है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको जो है आगे जो है अपने किसी भी एग्जाम के लिए ये चीज़ याद रहेगी। जैसे P से पोर्तुगीज़ हो गया, पोर्तुगीज़ लगभग 1498 में आए थे। फिर कौन सी पावर्स आई थी, यूरोपियन पावर, डच आई थी। फिर इंग्लिश आए थे लगभग जो है 1660 में, 1605 में डच आए थे। इसके बाद में देखिए 4th नंबर पे डेन्स आए थे, जो कि 1620 में उनका टाइम पीरियड माना जाता है। फिर फ्रेंच पावर्स आई थी 1664 में। तो देखिए, आपको यही चीज़ याद रखनी है, एक तो इनकी क्रोनोलॉजी और इनका ईयर याद रखना है। ईयर आपको याद नहीं भी रखना है तो आपको क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद में देखिए, एक क्वेश्चन आता है फैक्ट्रीज से। फैक्ट्रीज से आपको ज्योग्राफी याद रखनी है। जैसे कि ये हमारा प्यारा सा भारत है, इस प्यारे से भारत में जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज जो है इस्टेब्लिश की, किसने सूरत में की, किसने कैलिकट में की, किसने बॉम्बे में की। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ें याद रखनी है और उनका डायरेक्शन भी आपको याद रखना है कि वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ में जो है कौन सी फैक्ट्रीज थी, कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज की, कैलिकट में किसकी थी, और जो है पौंडुचेरी में किसकी थी, या जो है बॉम्बे में किसकी थी, सूरत में किसकी थी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ज्योग्राफी याद रखनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें ट्रीटीज़ की, तो आपको ट्रीटीज़ याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई के बाद में जो इलाहाबाद पैक्ट हुआ। अब देखिए, इसमें जो ट्रीटीज़ हुई थी वो आपको याद रखनी है इस पीरियड के बीच में। जैसे 1757 से 1857 के बीच में जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इलाहाबाद पैक्ट हुआ था, ये एक ट्रीटी थी। ये एक समझौता था किसके बीच में, जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम और लॉर्ड क्राइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी। तो इन ट्रीटीज़ में आपको याद रखना है, एक तरीके से तो आपको ये याद रखना है कि किस किस के बीच में हुई थी, बिटवीन होम, और एक आपको याद रखना है कि इनके आउटकम्स क्या थे, इनके रिजल्ट्स क्या थे। जैसे कि जो इलाहाबाद ट्रीटी थी उसमें क्या हुआ था, दीवानी दे दी गई थी 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो है कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए गए थे शाह आलम को। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, और कुछ जो है मॉनेटरी वैल्यू भी शाह आलम को दे दी गई थी, तो वो भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं।
इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये सब मैंने कवर कराया हुआ है अपनी जो वीडियोज़ हैं पुरानी उनमें। अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अब देखिए इसमें रियोतवाड़ी, महलवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, ये जो हैं इनको आपको इनका पता होना चाहिए। ये जो है बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि रियोतवाड़ी बेसिकली किसने स्टार्ट किया था, इसका जो है कंसेप्ट क्या था कि रियोतवाड़ी में क्या क्या होता है, महलवाड़ी में क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था। और इनकी एक आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से इनके जो प्रोपाउंडर हैं जिन्होंने ये शुरुआत की थी उनको याद रखना है आपको, और इनके जो मेजर चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए थे इस पीरियड में, उसमें से आपको देखिए सारा नहीं पढ़ना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट थे जैसे कि 1773 का, 1784 का, ये आपको याद रखना है। और जो देखिए जैसे 1813 का एक्ट था, 1833 का जो एक्ट था वो आपको याद रखना है। तो ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट है, 1773, 1784 का। इसके बाद में 1813 में जहाँ पे जो है जो कमर्शियल पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली थी, कुछ जो है टी का जो व्यापार करते थे चाइना में उसको छोड़ के 1833 में जो है कम्प्लीटली उनसे ले लिया गया था सारा कुछ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से जो है या रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये चीज़ हुई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इस पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नर्स, जो गवर्नर्स थे या उनकी जो पॉलिसीज़ थी, गवर्नर जनरल्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है आपको। तो क्रोनोलॉजी में जैसे कि शुरुआत जो हुई थी मान लीजिए, अब देखिए इसमें क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है कि जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, तो वो देखिए हेस्टिंग को आपको याद रखना है। उसके बाद में जो जो गवर्नर जनरल्स हुए हैं उनको, उनकी आपको क्रोनोलॉजी मोटे तौर पे पता होनी चाहिए। साथ में देखिए जैसे उनकी पॉलिसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, जैसे आपको पता होना चाहिए रिंग फेंस की पॉलिसी किसकी है, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी किसकी है, या जो है ड्यूअल गवर्नमेंट जो कि लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी वो किसके द्वारा ख़त्म की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसके बाद में ये जो पॉलिसीज़ हैं, क्रोनोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके साथ, इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट काम किए हैं जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट्स किसने शुरू किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें मेजर इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वॉर जो हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया, या बैटल ऑफ बक्सर हुआ, या मान लीजिए कोई मैसूर वॉर जो हुई हैं, या मराठा वॉर जो हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके बीच में, इस पीरियड के बीच में जो जो इम्पोर्टेंट वॉर्स हुई हैं एटलीस्ट उनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए, और वो किसके बीच में लड़ी गई वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए गवर्नेंस की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स की गवर्नेंस जो थी 1857 से पहले कैसी गवर्नेंस थी, और वो गवर्नेंस की वजह से रिवोल्ट क्यों हो रहे थे, इसका थोड़ा सा आपको रीज़न पता होना चाहिए मोटे तौर पे। ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल रिवॉल्ट्स मतलब जैसे कि भील के रिवॉल्ट्स थे, अपराइजिंग थी, भील अपराइजिंग हुआ, या पीजेंट्स अपराइजिंग जो थी रंगपुरा में, वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए रिवेलियन, जो रिवेलियन ग्रुप था मैसूर में, वो आपको पता होना चाहिए। कोल मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए। संथाल मूवमेंट जहाँ से जो है हमारी देखिए प्रेसिडेंट भी आती हैं, तो ये अपराइजिंग जो थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके की जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका आपको पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड थे, कौन सी जो है जनजाति थी या कौन सा जो है ग्रुप था, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनकी क्रोनोलॉजी का, इनके ईयर्स का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स थे वो आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल्स जो थे वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो गवर्नर जनरल बंगाल के हों या फिर गवर्नर जनरल इंडिया के रहे हों 1857 तक, तो उनका आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि विलियम बेंटिक, इनके काम आपको पता होने चाहिए। इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, एजुकेशन में काम किया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो फेमस नाम है उनका तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। और जैसे कि बेल्सले हो गया, उसका पता होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, इसके बाद में डलहौजी, ये सारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में 1857 रिवॉल्ट जो है उसके क्या कॉजेज़ थे ये आपको थोड़ा सा डीपली पता होना चाहिए। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसमें जो है
देखिए पॉपुलर लीडर्स कौन कौन थे। पॉपुलर लीडर्स का मतलब है कहाँ से लीडर्स थे, कहाँ कौन सा उनका प्लेस था। जैसे कि बेगम हज़रत महल थी, वो लखनऊ से थी, कहाँ से थी, इस तरीके से आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। और इसमें जो 1857 का जो रिज़ल्ट हुआ था, जो इसका आपको पता होना चाहिए। क्राउन रूल आ गया था 1858 से। और इससे पहले जो जब वॉर हो रही थी तो वॉर को कैसे दबाया गया था, मतलब कौन जीता था, कि कौन से जो है इंग्लिश लीडर ने जो हमारी इंडियन पावर्स थी उनको दबाया था, उनको हरा दिया था। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में जो है जॉन निकोलस ने बहादुर शाह सेकंड को हराया था। तो जो है बहादुर शाह सेकंड के अंडर दिल्ली में जो है वॉर जो था लड़ा जा रहा था, रिवॉल्ट लड़ा जा रहा था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है किसने इसको सुप्रेस किया था, किसने इसको रिवॉल्ट को दबाया था। तो आपको पता होना चाहिए जॉन निकोलस ने। और इसकी आपको एरिया पता होनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली में हराया था। और किसको हराया था ये आपको पता होना चाहिए, किसके अंडर में रिवॉल्ट हो रहा था, बहादुर शाह के अंडर में रिवॉल्ट हो रहा था दिल्ली में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल जैसे लखनऊ है, लखनऊ में जो है हेनरी लॉरेंस था, जो इंग्लिशमैन था, हेनरी लॉरेंस ने बेगम हज़रत महल को हराया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा तो आप देखिए कितनी बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। यूपीएचईएससी का जो ट्रेंड है वो ये है कि जो जनरल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। इस दौरान अगर कोई किसी ने सेइंग बोली है, सेइंग मतलब जो कहावत किसी ने अगर दी है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं 1773, 1784, 1813, 1833, इसको भी आपको पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए गूगल करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 1813, 1833, तो उसमें जो आपको थोड़े फेमस पॉइंट लग रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है एक माइनर सी चीज़ें वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं, जैसे रिंग फेंस सब्सिडी लाइन्स, इसके जनक कौन थे, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंटली सीधा आएगा कि सब्सिडी लाइन्स किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, ये पूछा जा सकता है। और जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो है या लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इसमें जो है इनके जनक पूछे जा सकते हैं, इनके ईयर पूछे जा सकते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, और इनके जो है मेन जो है उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, और इसमें घुमा फिरा की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब देखिए ये जो वीडियो है इस पर आपको अपना फीडबैक देना है। इस तरीके की जो एरिया रहेगी वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाए कि नहीं पहुंचाई जाए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि इस तरीके की सीरीज़ जो है हमें चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। और आप ये भी बताएंगे कि ये आपको जो है आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं या टेलीग्राम ग्रुप में बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।